हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हाथरस केस, वो केस जिस पर जमकर हो रही है बयानबाजी, जमकर हो रही है राजनीति, उसी हाथरस केस पर एबीपी न्यूज कर रहा है बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है हाथरस कांड का सच। सबसे पहले दिखाएंगे खुफिया कैमरे पर पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने क्या कहा है। ये सच आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। हाथरस कांड में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हर मोड़ के साथ कहानी रोज बदली जा रही है, लेकिन सच क्या है, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम दिन रात जुटी हुई है। और इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं हाथरस कांड से जुड़ी वो सच्चाई जो अब तक सामने नहीं आई, जिसके बारे में सिर्फ कागजों पर ही जिक्र मिलता है या फिर अफवाहों में। लेकिन आज आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी हकीकत क्या है। आज एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर इस जघन्य अपराध की एक एक परत खुलेगी। अब तुमको क्या, मेरी लड़की का वो हाल करा है, तुमको बता नहीं सकता। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। अब तक आपने पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। हत्या के आरोपी की चिट्ठी देखी। बलात्कार को नकारने वाले दावे तो कहीं ऑनर किलिंग के आरोप। ऑनर किलिंग का मैटर है ये। ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है भाई साहब। लेकिन अब आप पहली बार सुनेंगे पीड़िता का पहला और आखिरी मेडिकल करने वाली डॉक्टर का बयान। हाथरस कांड में मेडिकल जांच को सबसे अहम माना जा रहा है और पीड़िता का ये इकलौता मेडिकल हुआ था। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ये मेडिकल जांच की गई थी। इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम ने सबसे पहले रुख किया इसी अस्पताल का जहां पीड़िता को लाया गया था। यहाँ पीड़िता का मेडिकल किया था प्रोफेसर तमकीन खान ने। तमकीन खान गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनकी रिपोर्ट पूरी जांच में सबसे अहम है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब इस मामले में प्रोफेसर तमकीन खान से पूछताछ की और कहा कि पुलिस रेप की बात से इनकार कर रही है, तो देखिए ये कैसे भड़क गईं। वो मतलब उस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, ये सारी अफवाहें फर्जी हैं। मैं इसलिए आप तक आया था। तो आप जो काम करना होगा हम अपने लेवल पे करेंगे। अगर कुछ हमें लगेगा किसी लेवल पर कि गलत हो रहा है तो हमारे फर्ज बनता है कि हम ठीक करेंगे। सो आई विल डू इट ऑन माय ओन इफ आई थिंक दैट somebody is being wrong. I will definitely take steps. उसने तो ओपनली बेईमानी नहीं होने दूंगी। सुना आपने, प्रोफेसर तमकीन खान के गुस्से में बहुत कुछ छुपा है। वो बार बार कहती हैं वो पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने देंगी, बेईमानी नहीं होने देंगी। एक बार फिर से सुनिए। वो मतलब उस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, ये सारी अफवाहें फर्जी हैं। मैं इसलिए आप तक आया था। तो आप जो काम करना होगा हम अपने लेवल पे करेंगे। अगर कुछ हमें लगेगा किसी लेवल पर कि गलत हो रहा है तो हमारे फर्ज बनता है कि हम ठीक करेंगे। सो आई विल डू इट ऑन माय ओन इफ आई थिंक दैट somebody is being wrong. I will definitely take steps. उसने तो ओपनली बेईमानी नहीं होने दूंगी। सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर तमकीन खान किस बेईमानी की बात कर रही हैं? क्या पीड़िता के साथ कोई बेईमानी हो रही है? अगर हाँ, तो वो बेईमानी क्या है? प्रोफेसर तमकीन खान क्यों कह रही हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ऐसे मामलों में मुहिम भी चलाती हैं? आपको क्या पता, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं कि मैं कैसी एक्टिविज्म करती हूँ? You have no idea about me. Yes. प्रोफेसर तमकीन खान का गुस्सा कई सवालों को जन्म देता है और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हाथरस में मौकाए वारदात पर। और इसीलिए हमारा अगला पड़ाव था हाथरस का वो इलाका जहां पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। के आशीष के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, हाथरस। तो हाथरस कांड का हर एक सच आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर क्या कह रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में एबीपी न्यूज पर मेडिकल करने वाली डॉक्टर कह रही हैं कि पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टर एक एक्टिविस्ट भी है और खुफिया कैमरे पर
इस डॉक्टर ने जिन्होंने पीड़िता का मेडिकल किया, उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टर तमकीन खान कह रही हैं कि पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको एक बड़े से बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हमारे साथ वो डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे सिस्टिंग ऑपरेशन में वो डॉक्टर कैद हुई हैं जिन्होंने पीड़िता का सबसे पहले मेडिकल किया था। और देखिए, मकसद सिर्फ यही कि हर एक सच आप तक पहुंचे। आपको बता दें, हाथरस कांड में आरोपियों के घर वाले इस बात को झुठला रहे हैं कि आरोपी मौका वारदात पर नहीं थे। उनको बचाने के लिए यही दलील दी जा रही है। तो क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या वाकई आरोपी उस वारदात के वक्त कहीं और थे? इसकी तहकीकात करते करते एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम ने जो सच कैमरे में कैद किया है, वो ये साबित करता है कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई थी, और ये भी कि उस वक्त 2 आरोपी घटनास्थल पर मौजूद भी थे। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। मैं लवकुश के पास ही थी जहाँ वक्त पर ये घटना उठी है, जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में। मेरा बेटा निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी लाके उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी लाके उसकी माँ के हाथ में दिया कि बेटा लो भाभी इसे पिला दो। ये आरोपी लवकुश की मां है, जो मीडिया में चीख चीख कर अपने बेटे की बेगुनाही की गुहार लगा रही हैं। मेरा बच्चा घटना वाले दिना गांव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चला जाते चिल्लर पे, और घटना बिल्कुल असत्य। ये आरोपी राम कुमार के पिता हैं, जिनका दावा है कि राम कुमार घटना के दिन गांव में ही नहीं। जो बच्चा निर्दोष बताए जा रहे हैं सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। ये मुख्य आरोपी कहे जा रहे संदीप के पिता हैं, जिनका दावा है कि संदीप मौके पर नहीं था। हाथरस कांड में ये चेहरे बेहद अहम हैं, क्योंकि इन 3 चेहरों के पीछे गांव भी खड़ा है। इन्हीं 3 चेहरों को लेकर पूरी घटना में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां दी जा रही हैं। एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम के सामने ये सवाल थे कि आरोपियों के परिवार वालों का दावा सच है। क्या मौकाए वारदात पर संदीप और राम कुमार मौजूद नहीं थे? क्या लवकुश मदद करने गया था लेकिन फंस गया? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम हाथरस के बुलगड़ी गांव पहुंची और वहां संपर्क किया इस पूरे मामले में बेहद मुखरता से आरोपियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे गांव के प्रधान से। बुलगड़ी गांव में इस प्रधान का संपर्क और प्रभाव दोनों अच्छा खासा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने गांव के प्रधान राम कुमार से बातचीत शुरू की। दोषी है, दोषी सारे को फांसी लगानी, जहाँ लड़के पक्ष को दोषी है किसी का बिल्कुल सही बात। शुरुआत में राम कुमार हमारी बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टरों ने उन्हें कुरेदना शुरू किया, तब उन्होंने घटनाक्रम को एक एक करके खोलना शुरू किया। हमारे रिपोर्टर्स ने जब गांव के प्रधान राम कुमार से पूछा कि घटना के समय लवकुश कहां थे, तो एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर ग्राम प्रधान की ये गवाही रिकॉर्ड हुई। लवकुश कहां था? लवकुश मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, घटना की बात। उसने पानी पिलाया पूरी बुलगी के सामने। किसके? ऐसे इस लड़की ने, इसकी माँ ने अल्लाह किया, कहते मारेगा सा। जब वो दिख गए खेत में से निकल गया, जब अल्लाह किया उसकी माँ ने, कहते मेरी लड़की है वो संदीप खेच लगा और गला दबाया तो फिर वो पानी लेके आया लवकुश, पूरा सब माले में पानी पिलाया है, उसका भी नाम आ गया। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में जो गवाही रिकॉर्ड हुई, उसमें 2 आरोपियों के घटनास्थल पर होने की पुष्टि खुद गांव के प्रधान राम कुमार कर रहे हैं। उनके मुताबिक
आरोपी संदीप घटना स्थल पर मौजूद था। आरोपी लवकुश भी घटना स्थल पर था। एक बार और सुनिए गांव के प्रधान ने खुफिया कैमरे पर लवकुश और संदीप को लेकर क्या कहा, घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी को लेकर क्या कहा। लवकुश मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें घटना की बात। उसने पानी पिलाया पूरी बुलड़ी के सामने। किसके? ऐसे इस लड़की ने, इसकी माँ ने अल्लाह किया, कहते मारेगा था। जब वो दिख गए खेत में से निकल कर, जब अल्लाह किया उसकी माँ ने, कहते मेरी लड़की है वो संदीप खेच लगा और गला दबाया तो फिर वो पानी लेके आया लवकुश, पूरा उस सब माले में पानी पिलाया है, उसका भी नाम आ गया। इससे ये साफ हो गया कि घटना स्थल पर पीड़िता की मां ने शोर मचाया। पीड़िता की मां ने संदीप का नाम लेकर शोर मचाया और संदीप पर खेत में ले जाकर बच्ची के गला दबाने का आरोप लगाया। लवकुश भी घटना स्थल पर मौजूद था। इसके बाद गांव के प्रधान ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो बात कही वो जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। गांव के प्रधान ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर ये माना कि उस बुलगड़ी गांव में उस भयावह सुबह खेत में उस बदकिस्मत बच्ची ने खुद को बचाने के लिए आरोपियों से लोहा लिया। उस बेटी ने हाथ पांव भी मारे, लेकिन अफसोस उसकी लड़ाई इन हैवानों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जहाँ लड़की पड़ी थी वहाँ चूड़ी थी। चूड़ियाँ? हाँ चूड़ियाँ। तो लड़की अनमैरिड है, लड़का तो चूड़ी पहने के बताइए, और चूड़ी मिली। चूड़ी और चप्पल बता रहे हैं। एबीपी न्यूज का खुफिया कैमरा और अंडरकवर टीम के कैमरे पर अभी और भी कई खुलासे रिकॉर्ड हैं, जिन पर से परत दर परत पर्दा हटेगा और आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हाथरस। एबीपी न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है। प्रधान रामकुमार ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधान रामकुमार ने कहा कि घटना स्थल पर उस दिन मूल रूप से दोनों आरोपी संदीप और लवकुश मौजूद थे। घटना स्थल पर संदीप और लवकुश की मौजूदगी थी। हालांकि इन दोनों को लेकर गांव के लोग यही कहते रहे हैं कि वो लोग गांव में थे, लेकिन प्रधान ने ये कहा है कि उस जगह पर मौजूद थे, घटना स्थल पर मौजूद थे। हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रक्षित सिंह और मनोज वर्मा मौजूद हैं। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये जो खुलासा हो रहा है हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, ये तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संदीप और लवकुश का उसमें रोल था। संदीप तो ठीक उसी घटना स्थल पर मौजूद था। जी बिल्कुल, देखिए परिवार इस बात को लगातार नकार रहा था कि संदीप घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर हम संदीप की चिट्ठी की भी बात करें तो जो कल जेल से चिट्ठी आई है, संदीप ने साफ तौर पर उस चिट्ठी में भी यही कहा था कि वो वहां पर लड़की से मिलने के लिए गया था। और ये बात अब जो गांव के प्रधान है उन्होंने भी साफ कर दिया कि संदीप वहां पर मौजूद था। इसके अलावा जो लवकुश था वो भी वहीं पर मौजूद था। तो ये बात तो अब स्टैब्लिश हो चुकी है कि दोनों वहीं पर उसी जगह पर मौजूद थे। लेकिन अब सच क्या है इसका पता तो एसआईटी की टीम लगा रही है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि दोनों तरफ से आरोपों का दौर चल रहा है। संदीप का साफ तौर पर यह कहना है अपने खत के जरिए जो उसने जेल से लिखा है कि वो वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बाद वो चला गया था। लड़की की मां ने और उसके भाई ने लड़की को मारा। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि संदीप ने ये सब किया। तो अब सच क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसका पता तो जब एसआईटी की जो जांच है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर सच क्या है। जी रक्षित, एक बड़ा सवाल अब ये है कि वो संदीप जो मुख्य आरोपी है वो घटनास्थल पर मौजूद था। उसने कल चिट्ठी में भी स्वीकार किया है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था। लवकुश की मां भी कह रही है कि वो पानी पिलाने गया हुआ था। अब बात यह है कि अगर घटनास्थल पर मौजूद था तो ये मान लिया जाए आरोपी पक्ष का कि इन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बच्ची के साथ, पीड़ित लड़की के साथ, तो फिर वो लोग थे कौन जिन्होंने जबरदस्ती की? चूड़ियां कैसे टूटी? घटनास्थल पर चूड़ियां टूटी हुई कैसे मिली?
देखिए विकास जी, सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं कि जो घटनास्थल है और जो संदीप के घर की दूरी है वो तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। तो किसी समय पर वहां पर होना, खेत पर होना और घर पे होना, ये बड़ा जो है एक तरीके से डाइसी है। और यही जो एसआईटी के लिए या आगे चलकर सीबीआई के लिए यही सब साबित करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल टावर लोकेशंस मिलेंगी आगे जाकर, वो भी कहीं ना कहीं मामले को और ज्यादा पेचीदा करेंगी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। रही बात इस बात की कि संदीप ने जो कल चिट्ठी में लिखा है, संदीप ने चिट्ठी में ये लिखा है साफ तौर पर कि मैं लड़की से मिला था उस दिन, लेकिन घटनास्थल पर जब लड़की का भाई आ गया तो मैं अपने घर की तरफ आ गया था, अपने घर आकर जानवरों को पानी पिला रहा था। खेत से घर की दूरी महज 100-150 मीटर की दूरी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं इन तमाम वर्जन्स में, चाहे वो कोई भी हो, गांव का प्रधान हो, गांव के लोग हों या फिर लवकुश की मां हो। हालांकि हाँ, पानी पिलाने वाली जो बात है वो लवकुश की मां ने साफ तौर पर एबीपी न्यूज को बताया है कि लवकुश और उसकी मां दोनों के दोनों चारा काट रहे थे पड़ोस वाले खेत में, और इसीलिए लवकुश की मां ये दावा कर रही है कि मेरा बेटा मेरे साथ में चारा काट रहा था, हम दोनों दराती से चारा काट रहे थे। उसके बाद में जब छोटू नाम का एक लड़का जो है वो उधर से आता है, उसने आकर उनको ये जानकारी दी कि इस तरीके से जो लड़की है और पीड़िता और उसकी मां, उनके साथ इस तरीके की कुछ घटना हुई है, तो मैं उनके घर वालों को, परिवार वालों को बुलाने जा रहा हूं। इसी दौरान बाद में जाकर फिर लवकुश की मां जो है, तमाम जब गांव के 2-3 लोग और आ गए, उनके साथ वहां पर पहुंची। ये बकौल लवकुश की मां है। और फिर उन्होंने अपने बेटे से, लवकुश से, वहीं पर सबके सामने ये कहा कि पास के खेत में पानी चल रहा है, तुम वहां से पॉलिथीन में पानी भर कर लाओ। तब लवकुश गया, पानी लेकर आया और लाकर पीड़िता की मां के हाथ में पानी दिया, जिसको फिर पीड़िता को पिलाया गया। जी रक्षित। मनोज, सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है उसमें पीड़िता का मेडिकल करने वाली जो डॉक्टर है वो साफ तौर पर कह रही है कि पीड़िता के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है इसका? क्या वो बॉडी लैंग्वेज जिस साफ तौर पर बता रही है कि पीड़िता के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साफ तौर पर यही कहना चाहती हैं। जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें डॉक्टर साफ यही कहना चाहते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर हम पीड़िता के पहले बयान की अगर बात करें, जो 14 तारीख का बयान है, उसमें भी वो साफ तौर पर यह कह रही है, अपने बयान में खास तौर पर यह कह रही है कि जबरदस्ती नहीं करने दी, इसलिए संदीप ने उसके साथ ऐसे किया। सिर्फ पहला बयान ही नहीं, उसका दूसरा बयान जो 14 तारीख का ही है वो भी जिला अस्पताल हाथरस का है, उसमें साफ हिंदी में उसने ये बोला है कि जबरदस्ती नहीं करने दी, इसलिए संदीप ने ऐसा किया। और जो तीसरा बयान सामने आया, जो खुद सीओ ने लिया, उसके अंदर संदीप का नाम तो साथ ही लिया गया, उसके अलावा रवि का नाम भी पीड़िता ने लिया है, और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो माना जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तमाम रोज इस मामले के अंदर आरोप लगते जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष जो है आरोपियों पक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है, और आरोपी पक्ष जो है पीड़ित पक्ष के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है। जब इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी तब पूरा सच सामने आ पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप मनोज कि पीड़िता जो है वो बार बार वीडियो में यही कहती नजर आ रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ जोर और जबरदस्ती हुई है। आपको बता दें कि हाथरस की पुलिस ने पीड़ित लड़की को बचाने के मामले में शुरू से ही बड़ी लापरवाही की थी। विकास, मनोज, जो पुलिस कर्मियों ने खुलासा किया है, खासतौर पर नेहा ने, कि हॉस्पिटल जब जा रहे थे, अलीगढ़ हॉस्पिटल, तो कोई भी पुलिसकर्मी ना तो सुरक्षा के लिए और ना ही एमएलसी के लिए उनके साथ गया। बहुत बड़ी लापरवाही की, जबकि जान का खतरा था सीधे सीधे पीड़िता को। जी बिल्कुल विकास, जान का खतरा था और शुरुआत से ही पुलिस इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही करती आ रही है। यही वजह है कि वो बच्ची आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। जैसा कि नेहा ने हमें बताया कि नेहा उसको जिला अस्पताल लेकर के पहुंची और उसके बाद वहां से तुरंत उसको रेफर कर दिया गया, क्योंकि जब डॉक्टर से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लड़की बयान देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी, इसलिए उसको अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई पुलिस केस है तो पुलिसकर्मी जो है उसके साथ जाएगा, मतलब उस पीड़ित के साथ जाना चाहिए था। जब नेहा ने एसएचओ को फोन किया और ये कहा कि भाई ये कह रहा है कि मैं खुद इसको ले जाऊंगा, तब एसएचओ ने नेहा को कहा कि तुम वापस लौट आओ। और यही एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जो इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रही है। और कई जो लापरवाही पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की है, जैसे कि बताऊं कि घटनास्थल से कोई भी सबूत पुलिस ने नहीं जुटाई इस पूरे मामले के अंदर, नहीं फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। और जिस तरीके से पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। जी, यानी कि टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं वो कह रहे
हैं कांस्टेबल को कि भाई आप जो है घटनास्थल से वापस आ जाओ। रक्षित, आपका रुख करूंगी। अब ऐसे में जो रक्षा करने वाले लोग हैं वही एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहे, तो परिवार आखिर कैसे भरोसा करेगा? जाहिर सी बात है, और यहाँ पर तमाम वो पहलू हैं, जैसा कि अभी अभी हमारे सहयोगी मनोज ने भी बताया कि जब हाथरस से हायर सेंटर यानी कि अलीगढ़ रेफर किया जाता है उस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। लेकिन आप सिर्फ ये जहन में सोचकर देखिए कि अगर उस समय पर वही हेड कांस्टेबल नेहा हाथरस से एम्बुलेंस में अलीगढ़ तक उसके साथ जाती तो शायद पीड़िता ने जितनी बातें बतानी चाह रही थी आगे जाकर, शायद उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पुलिस को मालूम चल जाती। नेहा वहां पर रिकॉर्डिंग कर सकती थी पूरे रास्ते भर, और हो सकता है कि पीड़िता एक महिला होने के नाते अपने मन की, अपने दिल की जो तमाम बातें हैं, जो दर्द है, वो सारा बयां कर सकती थी। बिल्कुल, तो मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। एक बड़ा सवाल है जो मनोज से बनता है। मनोज, अगर पुलिस की हम बात ये मान लें, जो पुलिस लगातार कह रही है कि ऑनर किलिंग का मामला है, तो ऑनर किलिंग का मामला भाई और मां पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उसका गला दबाया, तो ऐसी सूरत में जब भाई से और मां से खतरा था, पुलिस कर्मियों ने उसी भाई के साथ पीड़िता को क्यों भेज दिया जिससे उसको जान का खतरा था, और पुलिस कह रही ऑनर किलिंग का मामला है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले के अंदर इतने सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और जिस तरीके से अब ये ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है और जो संदीप ने चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक अगर इसको हम सच मान लें कि संदीप का ऐसा कहना है कि वो वहां से चला गया था और मां ने और भाई ने मिलकर के ही जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि अगर ऐसा था तो फिर पुलिस ने क्यों भाई के साथ ही उसको जाने दिया? क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में की है। नेहा ने साफ तौर पर जब एसएचओ को फोन किया कि भाई ये कह रहा है कि वो खुद ले जाएगा, एसएचओ इस बात को जानता था कि प्रोसीजर है, पुलिस कर्मी को जाना ही है, लेकिन उसके बावजूद एसएचओ ने नेहा को उसके साथ, पीड़िता के साथ नहीं भेजा, और इसी वजह से एसएचओ को सस्पेंड होना पड़ा है। और बाकी जो और पुलिसकर्मी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सभी लापरवाहियों की वजह से सस्पेंड हुए हैं। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, मनोज और रक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एबीपी न्यूज पर, बड़ा खुलासा देख रहे हैं आप। और हम सीधे चलते हैं इन्हीं सवालों के साथ अपने सहयोगियों के पास। हमारे साथ मनोज वर्मा, रक्षित सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे जो लगातार खुलासे किए हैं। मनोज वर्मा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अब मनोज वर्मा के पास चलते हैं। मनोज, जो कानून की बात 2013 का संशोधन इस पीआरओ को पता है, जिला के पीआरओ, पुलिस पीआरओ को पता है, वो बात एडीजी को नहीं पता है, प्रशांत कुमार को नहीं पता है। वो ये बात कह के कि जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई है उसमें शुक्राणु नहीं मिले हैं, ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए विकास, गलत तरीके से इस पूरे मामले को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि शुरुआत में ही जो पहला बयान है उसी में लड़की साफ तौर पर यह कह रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, और तभी की तभी मामला जो है 354 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा पुलिस को दर्ज करना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 307 यानी जान से मारने की कोशिश और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश की। और यही वजह बताती है कि जब लड़की को रेफर कर दिया गया अलीगढ़ के लिए जिला अस्पताल से, तब कोई पुलिसकर्मी लड़की के साथ नहीं गया, जबकि एसएचओ को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि किसी ना किसी को जरूर भेजना होता है और ये प्रोसीजर है कि वहां पर जाते ही है। और इस तरीके से जब एक लड़की की जान को खतरा हो किसी से तो जरूर भेजा जाता है। और इतना ही नहीं विकास, ये भी आपको बता दें कि चलिए उस वक्त नहीं भेजा किसी को, बाद में भी कोई वहां पर नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही पुलिस इस पूरे मामले में ढिलाई बरतती रही। यही वजह है कि ये मामला इतना पेचीदा हो गया है, उलझ गया है। अब एसआईटी की जब जांच में तमाम चीजें निकल करके सामने आएगी तभी ये साफ होगा कि आखिरकार उस पीड़िता के साथ हुआ क्या था। जी मनोज, बहुत फैक्चुअल बात कर रहे हैं आप कि पुलिस पहले नहीं गई तो बाद में तो जा सकती थी। अब ऐसे में सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये कि आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, पीड़िता के परिवार को, आरोपी को, या खुद पुलिस वालों को? बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। ऑपरेशन हाथरस, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर लीबिया से आ रही है। वहां 7 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया है। लीबिया से 7 भारतीय नागरिकों को अपहरण किया गया है। ये लोग भारत लौटने के लिए त्रिपुरी एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी वक्त इनका अपहरण कर लिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस खबर की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगवा भारतीयों की रिहाई की कोशिश की जा रही है। इनमें से एक नागरिक आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, एक बिहार का, एक गुजरात का और उत्तर प्रदेश के नागरिक शामिल थे, जिन्हें अशरीफ नाम की जगह से अगवा किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये सभी कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे।
इस वक्त की बड़ी खबर है, लीबिया में 7 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया है। भारत सरकार लगातार लीबिया सरकार के संपर्क में है, रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्ते भारत में खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हवाई सफर कर सकेंगे, क्योंकि दिल्ली में उतर चुके 2 नए बोइंग 777 इन्हें खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है। मिला जुलाकर ये हवा में उड़ता एक अभेद्य किला है, लेकिन सरकार के इस खरीद पर विपक्ष ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में तैयार किए गए 2 नए बोइंग 777 को अमेरिका के टेक्सास के सबसे बड़े शहर डलास में तैयार किया गया है। वाइट बॉडी दोनों विमान में से एक के ऊपर पेंट कर दिया गया है। इसमें 3 तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 2 रंग अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 से मिलते जुलते हैं। भारत सरकार ने ये विमान 8,400 करोड़ की लागत से खरीदा है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इतने पैसों में सियाचिन लद्दाख सीमा पे तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। 30 लाख गर्म कपड़े, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार, ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। मतलब इसको सिर्फ अपनी इमेज से, ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज को बचाता है। बोइंग 777 में जो रंग इस्तेमाल किया गया है, इसमें सफेद, हल्का नीला और नारंगी रंग है। हल्का नीला और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया है, जबकि नारंगी रंग की हवाई जहाज के बीच में लाइन दी गई है। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। एयरफोर्स 1 के नाम से जाना जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय पीएम के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। इसमें एक बार ईंधन भरने पर ये अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया 1 कॉल साइन से बोइंग 747 इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन 2 नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसका कॉल साइन एयरफोर्स 1 रखा जा सकता है। इस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ है। बेहद सेफ इस जहाज के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। इस पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होता। हवा में ईंधन भरने की क्षमता। इस विमान में ऑफिस और एक मीटिंग रूम भी है। इसमें मिरर बॉल सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। ये आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइलों को भी भ्रमित कर सकता है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एम्स की मोर्चरी से रामविलास पासवान का शव उनके घर 12 जनपथ अभी पहुंचा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तमाम गणमान्य नागरिक उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही आज फिर पटना के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया जाएगा। कल अंतिम संस्कार होगा और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आशीष और नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, अब आगे का कार्यक्रम क्या है और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की संभावना कब तक है? जी, मैं आपको बता दूं क्या अभी फिलहाल पार्थिव शरीर थोड़ी देर पहले पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, वो पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी लग चुकी है। यहाँ पे एसपीजी के लोग पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है। रूट लगना शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस पहुंच चुकी है। आगे का जो कार्यक्रम है, मैं आशीष अपने हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशीष भी मौजूद हैं। आशीष, पार्थिव शरीर पहुंच गया है। सिक्योरिटी हम लोग देख ही रहे हैं, तब लग चुकी है। कुछ नेताओं के पहुंचने का जानकारी कुछ ऐसी लगी है कि कब ये लोग पटना के लिए रवाना होंगे पार्थिव शरीर लेंगे? जी हाँ, इसकी जानकारी कल ही दे दी गई थी नीरज की। पार्थिव शरीर जैसा आपने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आ चुका है 12 जनपद उनके घर पर। अब 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री जब यहाँ आ जाएंगे और दूसरे डिग्निटरीज जब यहाँ आके आखिरी दर्शन कर लेंगे, 2 बजे पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा, क्योंकि परिवार भी चाहता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार ना किया जाए और कोविड नहीं था उनको, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल की वजह से पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाए। तो 2 बजे पटना ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां भी लोगों को अंतिम दर्शन करने का मौका। तमाम जानकारी के लिए बड़ी जानकारी। आज दोपहर 2 बजे पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना होगा और कल रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
देखिए, बिहार में जल्द चुनाव होने वाले हैं और राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। बिहार के पूर्व डीजीपी पांडे जी, जिनकी चर्चा कुछ दिन पहले उनके बयानों की वजह से हो रही थी, वर्दी उतारकर पांडे जी राजनीति के अखाड़े में उतर रहे थे। लेकिन बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का ऐसा दांव चला कि गुप्तेश्वर पांडे जी चुनाव से पहले ही हार गए, और हारे भी किससे? एक हवलदार से। पांडे जी इस उम्मीद में माहौल बनाए हुए थे कि चुनाव में बक्सर से विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, लेकिन समझौते में ये सीट चली गई बीजेपी के पास और पांडे जी की उम्मीदों को चतुर्वेदी जी ने चौका लगाकर बाउंड्री से बाहर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन चतुर्वेदी जी ने चुनाव से पहले ही टिकट के अखाड़े में डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे को चित किया है, वो परशुराम चतुर्वेदी किसी जमाने में पुलिस के हवलदार हुआ करते थे। यानी बिहार की इस लड़ाई में पूर्व डीजीपी पर भारी पड़ गया उनके ही विभाग का पूर्व हवलदार। मैं किसी को मात नहीं दिया हूँ। डीजी साहब मेरे बड़े भाई हैं और आदरणीय हैं। मैं जहाँ भी मिलते हैं मैं पैर छू के उनका प्रणाम करता हूँ। आज भी मेरे उनके प्रति हृदय में आदर है। इस पर उनके प्रति मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं सहोदर भाई उनको मानता हूँ। हमेशा जब भी मिले हैं, भैया हम तो आपका सहोदर छोटा भाई है, और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे आदर भी देते हैं, छोटा भाई मानते हैं। अब जब भला टिकट की लड़ाई में हवलदार से डीजीपी साहिब मात खाए हैं, तो सफाई में क्या ही कह सकते हैं। कुर्ता बंडी छोड़कर पांडे जी सफारी सूट पर आ गए और टिकट नहीं मिलने के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे पर आए तो कहानी सुनाने लगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं। तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहां तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी, तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। पांडे जी पिछले महीने की 27 तारीख को नीतीश के सामने जेडीयू में शामिल हुए थे। चर्चा विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के उपचुनाव में उतरने की हो रही थी। बक्सर से तो नामांकन के लिए फॉर्म तक खरीदे जा चुके थे, लेकिन ना माया मिली न राम। न विधानसभा का उम्मीदवार बन पाए, न ही लोकसभा के लिए रास्ता खुला। अब विधान परिषद और राज्यसभा जैसी जगहें बची है। गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव का टिकट मिलने की उनकी हसरत इस बार तो अधूरी ही रह गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी राजनीतिक हसरत का द एंड हो गया है। अभी बिहार में विधान परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, उन्हें उसमें भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा कई और भी राजनीतिक पद हैं जो गुप्तेश्वर की झोली में जा सकते हैं, लेकिन इसका नंबर जब आएगा तब। फिलहाल तो सियासत में नील बटा सट्टा हो चुके हैं। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है। ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। ये आपका चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं
कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं करती हैं, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये बात समझने की है। इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ। हम तो कहते हैं हमें मौका दो, हीरो बनाएंगे, माला पहनाएंगे, जिंदाबाद करेंगे। वैसे तो पांडे जी चर्चा में हमेशा से रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज्यादा चर्चा में आए सुशांत केस की वजह से। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। रात में मिडनाइट में जाकर के ठप्पा ला के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सुशांत केस की जांच के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई। पांडे जी की राजनीति का ही नतीजा रहा कि केस की जांच सीबीआई तक पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती को लेकर तब पांडे जी ने चैनलों पर घूम घूम कर काफी कुछ कहा था। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। और संयोग देखिए, जिस दिन रिया चक्रवर्ती जमानत लेकर घर लौटी, उसी दिन पांडे जी के टिकट का खेल हो गया। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि उनके दबाव का नतीजा है कि पांडे जी का करियर संवरने से पहले ही बिखर गया है। वो उनका निजी मामला है। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना नहीं देना उनके पार्टी का सवाल है। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार को जाएंगे, ये सवाल किया था। शायद उसके डर से उसको टिकट नहीं दिया होगा। असल में सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है और बिहार में बीजेपी की बक्सर सीट से अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिल जाता तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने पिछले दिनों सुशांत मौत मामले में महाराष्ट्र की पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। हमारे यहाँ मुकदमा हुआ, हमारे यहाँ एफआईआर हुआ, यहाँ से वहाँ टीम गई। अगर टीम को बुला करके बोल देते आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हमारी टीम वापस आ जाती, फिर हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भी भेज दिया। अगर आईपीएस ऑफिसर को भी सुबह बुला करके वहाँ के पदाधिकारी बोलते कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आप वापस चले जाइए, तो हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। लेकिन जिस तरह से मध्य रात्रि में बीएमसी के अधिकारियों ने जाकर के कैदी के तरह क्वारंटीन किया, उसके बाद मैंने मोर्चा खोला और बोलना शुरू किया। और जो उन्होंने किया गलत किया। पूरे महाराष्ट्र में लोगों के, वहाँ के मराठी भाइयों के सैकड़ों की संख्या में हमको फोन आए। कोई अपनी गाड़ी देने के लिए ऑफर कर रहा है, कोई अपना घर देने के लिए ऑफर कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग करने के लिए ऑफर कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भी लोगों को इतना ही दुख है सुशांत के जाने का जितना बिहार में या देश के अन्य हिस्से में। तो मेरी केवल जीत नहीं है, बिहार पुलिस की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। बीजेपी की विरोधी पार्टियां इस तरह के बयान को मराठी भावना से जोड़कर देखने लगी थी। वैसे ये मुख्य कारण रहा हो या फिर ना रहा हो, सच्चाई ये है कि इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे पैदल हो चुके हैं। 2009 में भी वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन हाथ मलते रह गए। इस बार भी उनके साथ वही हुआ। जानिए नीतीश कुमार का वो चुनावी प्लान जिसके जरिए उन्होंने यादव वोट बैंक को तोड़ने की तैयारी की है। पूर्व सीएम बीपी मंडल, पूर्व सीएम दरोगा राय और शेरे बिहार के नाम से चर्चित रहे राम लखन सिंह यादव। बिहार के ये तीनों यादव नेता अपने जमाने में ताकतवर रहे हैं। आज भी इन तीनों परिवार का सियासत में बड़ा मान सम्मान है।
नीतीश कुमार ने उसी मान सम्मान को सियासी हथियार बनाकर लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। मधेपुरा से निखिल मंडल, जो कि बीपी मंडल के पोते हैं, परसा से चंद्रिका राय, जो कि दरोगा राय के बेटे हैं, और पालीगंज से जयवर्धन यादव, जो कि राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। इन्हें जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतारा गया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 में से 14 यादव उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में करीब 15% यादव वोटर हैं। लालू यादव की पार्टी का आधार ही यादव वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने सम्मानित यादव परिवार के वारिसों पर दाव लगाकर लालू के वोट बैंक को कब्जाने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी कारगर होती है, ये देखने वाली बात होगी। और नमस्ते भारत में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट कर आते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके घर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रामविलास पासवान का शव जब एम्स के पार्थिव शरीर से उनका पार्थिव शरीर जब एम्स से सीधे उनके घर 12 जनपद लाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। ये सभी कैबिनेट कुलीग हैं रामविलास पासवान के। और 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए 12 जनपद, जो कि रामविलास पासवान का आवास है, वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं। नीरज, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग जो औपचारिक प्रक्रिया अंतिम दर्शन की वो शुरू हो जाएगी। काफी लोग जो बाहर हमें दिख रहे हैं, घर के बाहर बैठे हुए हैं, उनको अभी फिलहाल रोका गया होगा प्रधानमंत्री के मूवमेंट की वजह से। जी बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री का चूंकि मूवमेंट है, 10 बजे उनको प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है। मात्र कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट रोक दिया गया है। मीडिया को भी यहाँ से हटाया जा रहा है और पूरे इस रोड पे, ये जो जनपद रोड है, यहाँ पे रूट लगा दिया गया है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अभी 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद, ये दोनों लोग पहुंचे हैं 12 जनपद। वो अंदर हैं और अंदर की व्यवस्था भी देख रहे हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन भी उनको करना है। और धीरे धीरे और लोग भी पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि 10 बजे पहुंचना है, इसलिए बिहार के 2 बड़े नेता गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं, जो अंदर परिवार के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं और उन लोगों के साथ अंदर की व्यवस्था देख रहे हैं। माना जा रहा है 10 बजे जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे दर्शन करके, तो कुछ और डिग्निटरीज जाएंगे। उपराष्ट्रपति आ सकते हैं, दूसरे जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी आ सकते हैं और जो केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन 10 बजे प्रधानमंत्री के आने का समय तय हुआ है और उसके बाद ये माना जा रहा है जब यहाँ पे डिग्निटरीज उनके अंतिम दर्शन कर लेंगे तो दोपहर 2 बजे, दिन के 2 बजे ये लोग पार्थिव शरीर को लेकर पटना के लिए जाएंगे, जहां पे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर पटना वाले नजर बनाकर रखिए। दोपहर 2 बजे पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना होगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 69 लाख के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 70,496 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 70,964 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 69 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 70,496 नए मरीज भी सामने आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 24 घंटे में 964 मरीजों की मौत भी हुई है। 69 लाख के पार हो गया है कोरोना संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा। इसी के साथ नमस्ते भारत में आपसे लेंगे विदा, फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए लगातार एबीपी न्यूज पर।